जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है। ठीक है, ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है। ठीक है, अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और दोस्तों टीजीटी पीजीटी का मॉडल पेपर लॉन्च हो गया है, जिसमें आपको हिंदी साहित्य के प्रश्न, संस्कृत के प्रश्न, हिंदी व्याकरण के प्रश्न, टोटल 125 नंबर का जो आपका पेपर आता है, वैसे ही 125 नंबर के मॉडल पेपर का कोर्स लॉन्च हो गया है, जिसमें 25 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप मॉडल पेपर को भी क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, अपना एडमिशन लेकर के मॉडल पेपर दे सकते हैं। ठीक है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ, तो यहां पर बिल्कुल सही आंसर है, नई कविता पत्रिका का जो प्रकाशन आरंभ हुआ था वो हुआ था सन 1954 में। सन 1954 यानी कि आपका राइट आंसर बी नंबर जो है वो बिल्कुल सही है। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन सन 1954 में आरंभ हुआ, जिसके संपादक कौन थे, जगदीश गुप्त। कौन थे, जगदीश गुप्त एवं दोस्तों रामस्वरूप चतुर्वेदी। इनको याद रख लेना, कभी कभी एग्जाम में दोस्तों रामस्वरूप चतुर्वेदी आपके लिए आएगा, लेकिन अधिकांशतः जगदीश गुप्त माना जाता है, तो इनको यहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना। कुछ विद्वान रामस्वरूप चतुर्वेदी को मानते हैं और कुछ विद्वान जगदीश गुप्त को मानते हैं, लेकिन दोस्तों अधिकांश विद्वान जगदीश गुप्त को ही मानते हैं। ठीक है, अगर कभी ऐसी सिचुएशन बन जाए कि जगदीश गुप्त ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में रामस्वरूप चतुर्वेदी है, तो आपको रामस्वरूप चतुर्वेदी लगा के आ जाना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपको चयन करना है, अगला प्रश्न आपको बताना है कि नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है तो कौन सी है। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है, एक क्वेश्चन आपको बताना। एक क्लास रोज रात्रि 9 बजे होती है दोस्तों, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां बताना है, और प्रवृत्ति की बात हुई है। और नई कविता के बारे में आपको मैंने बताया था कि सर नई कविता की अगर बात करते हो तो नई कविता शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो किया था अज्ञेय ने किया था। नई पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ था दोस्तों 1954 में, और इसके जो संपादक थे वो कौन थे, जगदीश गुप्त। ठीक है, इसको भी आपको याद रख लेना है। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है तो कौन सी है, बौद्धिकता का प्रधान, यथार्थवाद का अति आग्रह है ना, और दोस्तों कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति, ये सारी की सारी प्रवृत्तियां मानी जाती हैं किसकी, नई कविता की। कौन कौन सी, बौद्धिकता का प्राधान्य है, यथार्थवाद का अति आग्रह है, ठीक है, कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति, ये सारी की सारी मानी जाती हैं। उपर्युक्त सभी नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं दोस्तों, इनको याद रख लेना है। ठीक है, बौद्धिकता की प्रधान है, यथार्थवाद का अति आग्रह है, निराशा, कुंठा, संदेह की अभिव्यक्ति है, ये सभी मानी जाती हैं। और अगला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों दिया गया है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित जो काव्य कृति है वो काव्य कृति कौन सी है, जल्दी से आपको चयन करना है। कैलाश वाजपेयी की देहांत से हटकर, महास्वप्न का मध्यांतर, हवा में हस्ताक्षर, या फिर पृथ्वी का कृष्ण पक्ष है ना। यानी कि कैलाश वाजपेयी की वो रचना आपको चयन करनी है जिसे कि दोस्तों क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। चयन करिए, अभी आपको चयन करना है और तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित जो काव्य कृति है वो काव्य कृति आपको बताना है। और आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है कि सर हवा में हस्ताक्षर। हवा में हस्ताक्षर कैलाश वाजपेयी। बोले सर एक कैलाश पर्वत है, ये क्या करता है, बोले सर हवा में हस्ताक्षर करता है ना, ये कैलाश पर्वत हवा में हस्ताक्षर करता है। तो ये याद रख लेना, कैलाश से कैलाश वाजपेयी और हवा में हस्ताक्षर, ये कैलाश वाजपेयी की रचना है। और साथियों ये कैलाश वाजपेयी की रचना ऐसी रचना है जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, ये भी याद रख लेना। और ये कब मिला है, तो 2009 ईस्वी में, इसको आपको याद रख लेना। ठीक है,
कैलाश वाजपेयी की अन्य रचनाओं की अगर हम बात करेंगे तो संक्रांत, देहांत से हटकर, तीसरा अंधेरा, महास्वप्न, मध्यांतर तथा पृथ्वी का कृष्ण पक्ष ये मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर आता है, पुरातनता का यह निर्मोक सहन करती ना प्रकृति पल एक, यह निर्मोक से अभिप्राय क्या है? निर्मोक से अभिप्राय क्या माना जाता है दोस्तों? पुरातन का यह निर्मोक सहन करती ना प्रकृति पल एक। तो निर्मोक का आपको बताना है यहां पर कि निर्मोक का जो अर्थ है दोस्तों, निर्मोक का जो अभिप्राय है वो बताना है आपको। निर्मोक का अभिप्राय किससे है? 4 विकल्प है। पुरातनता का आग्रह आपको बताना है कि यहां पर दोस्तों पुरातनता का यह निर्मोक सहन करती ना प्रकृति पल एक, यह निर्मोक से अभिप्राय है यहां पर कि सर सांप के शरीर पर लिपटी कैचुली, सांप के शरीर पर लिपटी कैचुली, यानी कि आपका जो 1 नंबर है वो बिल्कुल सही है। ये नंबर बिल्कुल सही है ना? तो यहां पर याद रख लेना है, पुरातन का यह निर्मोक सहन करती ना प्रकृति पल, यहां पर निर्मोक से अभिप्राय सांप के शरीर में लिपटी कैचुली से है। और अगला क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 5 का बताना, साठोत्तरी कवि कौन है? साठोत्तरी कवि के बारे में आपको बताना है, उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से साठोत्तरी कवि कौन है ये बताइए प्रश्न क्रमांक 5 में। और दोस्तों साठोत्तरी की बात होती है ना, अपन ने कोर्स में साठोत्तरी कवि भी पढ़े, साठोत्तरी कविताएं पढ़ी, नवगीत के बारे में भी पढ़ा था। अब यहां पर साठोत्तरी कवि कौन है ये आपसे पूछा गया है। तो पढ़ा है सभी लोगों ने, लगभग जिन्होंने पेट कोर्स लिया उन्होंने तो पढ़ा ही है ना? तो इनमें से साठोत्तरी कवि कौन है? उत्तर हो जाएगा आलोक धनबा, है ना? आलोक धनबा दोस्तों ये साठोत्तरी कवि माने जाते हैं, है ना? तो ये आपका सी नंबर जो है साठोत्तरी कवि के बारे में आलोक धनबा जी माने जाते हैं। और सी आपने बिल्कुल सही आंसर बताया कि सर आलोक धनबा साठोत्तरी कवि हैं। आलोक धनबा द्वारा रचित प्रथम काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है ना? जनता का आदमी, गोली दागो पोस्टर, कपड़े के जूते हिंदी की प्रसिद्ध कविताएं मानी जाती हैं। इन कविताओं को अपन को याद रख लेना। आलोक धनबा ये साठोत्तरी कविता से संबंधित है। और यहां पर आपसे अगला क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि शंबुक बध के रचनाकार कौन है, तो सीधा क्वेश्चन है शंबुक बध में दोस्तों कि शंबुक बध के जो रचनाकार हैं बोले सर जगदीश गुप्त, है ना? शंबुक बध जगदीश गुप्त, ये क्वेश्चन कई बार आया है। शंबुक बध के रचनाकार कौन है? तब आपका उत्तर चला जाता है जगदीश गुप्त, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाता है विकल्प नंबर वी। शंबुक बध के रचनाकार जगदीश गुप्त हैं। जगदीश गुप्त द्वारा रचित काव्य संग्रह है नाव के पांव, शब्द दंश, हिमबद्ध, युग में, है ना, छंदसती और आदिम एकांत, ये मानी जाती है दोस्तों जगदीश गुप्त की रचनाएं। और इनकी रचनाएं शंबुक बध भी बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, सभी लोग एक बार लाइक जरूर कर देंगे, वीडियो को शेयर जरूर करना है साथियों। और इसी प्रकार से बढ़ते रहना है। मॉडल पेपर जिनको भी दोस्तों मॉडल पेपर में एडमिशन लेना है वो मॉडल पेपर में एडमिशन ले सकते हैं। हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए मॉडल पेपर जिसमें लॉन्च किया गया। और दोस्तों यहां पर नवगीत दशक के संपादक कई बार पूछा गया। और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न क्रमांक 7, नवगीत दशक के संपादक का नाम बताना है। रामदरस मिश्र, शंभुनाथ सिंह, उमाकांत मालवीय या फिर स्वाम ठाकुर। नवगीत दशक के संपादक कौन थे? तो आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाता है शंभुनाथ सिंह, यानी कि आपका 7 का उत्तर बी नंबर बताया तो बिल्कुल सही हो जाएगा। बी नंबर आपका दोस्तों बी नंबर सही है। शंबुक बध के जो रचनाकार नवगीत दशक के जो रचनाकार हैं वो शंभुनाथ सिंह हैं। ठीक है, बी नंबर नवगीत दशक के संपादक शंभुनाथ सिंह माने जाते हैं, इसको याद रखेंगे। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, यहां पर आपको बताना है। बाकी दोस्तों नवगीत दशक के संपादक शंभुनाथ सिंह हैं। शंभुनाथ की दोस्तों जो गीत संग्रह है रूप रश्मि याद करना, माता भूमि, छाया लोक, उदयाचल, है ना, दिवालोक, जहां दर्द नीला है और वक्त की मीनार पर, ये जो रचनाएं मानी जाती हैं दोस्तों ये शंभुनाथ सिंह की मानी जाती है। जहां दर्द नीला है तो ये तो आपको पता ही है। दिवालोक के रचनाकार कौन है? तो शंभुनाथ सिंह है। उदयाचल किसकी रचना है? शंभुनाथ सिंह की है ना।
छायालोक के रचनाकार कौन है? तो शंभुनाथ से हैं। कौन सा कवि नकेनवाद से जुड़ा है? बताइए। और चयन करना है आपको। और जिन भी साथियों ने एग्जाम पर यूट्यूब चैनल और टिपटॉप यूट्यूब चैनल के वीडियो नहीं देखे, बढ़िया तरीके से आपको वीडियो लाए जाते, वहां पर भी वो भी जरूर देख लें, है ना। इनमें से कौन सा कवि नकेनवाद से जुड़ा है? तो नकेनवाद से जुड़ा है दोस्तों नरेश मेहता, है ना। नरेश मेहता जुड़े हैं दोस्तों, इसको आपको याद रख लेना है ना। तो नकेनवाद से जुड़े हैं, तो कौन जुड़े हैं, है ना। और यहां पर आपका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए केसरी कुमार में। केसरी कुमार दोस्तों, एक केसरी गलत लिखा है, इसलिए ए नंबर नहीं माना जाएगा, है ना। कौन सा माना जाएगा? नरेश मेहता, यानी बी नंबर माना जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना, स्पेलिंग पे भी गौर देना है अपन को। त्रिपदवाद को नकेनवाद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बिहार के 3 कवि नलिन विरोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता, है ना, ये 3 थे, ना, के और न। इनके दोस्तों प्रथम अक्षर पर इसका नाम पड़ा था नकेनवाद। नलिन विरोचन शर्मा इसके थे, केसरी कुमार थे, नरेश मेहता थे। ठीक है, और दोस्तों प्रथम अक्षरों के आधार पर मानकर नकेन बनता है। त्रिपदवाद का प्रवर्तक नलिन विरोचन शर्मा ने 1956 में दोस्तों प्रकाशित नकेन के प्रबद्ध संकलन से किया है, ये भी आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन, रामदास मिश्र को उनकी किस कृति पर 2015 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? बताइए। केदारनाथ नहीं, केसरी कुमार हैं। रीता जी, केदारनाथ नहीं, केसरी कुमार हैं, लेकिन केसरी कुमार दोस्तों केसरी लिखना है, ए वाला केसरी लिखना है, ए, है ना, केसरी। रामदास मिश्र आपको बताना है, उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 9, रामदास मिश्र को उनकी किस कृति पर वर्ष 2015 के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? इसका उत्तर आपका 9 का उत्तर आपको बताना है ना। कितने बजे है, आग की हंसी, है ना, बबूल और कैक्टस, या फिर बिना दरवाजे का मकान। यानी कि आपके 4 विकल्प हैं, 4 में से आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ये बिल्कुल सही है कि दोस्तों जो नरेश की बात आती है, लेकिन यहां पर नरेश मेहता दिया है, तो उत्तर सी नंबर बिल्कुल सही है ना। लेकिन स्पष्ट ये नहीं लिखा जाता, यहां पर नरेश बस दिया जाता है, इनके सामने मेहता नहीं लगाया गया, है ना। कहीं भी पुस्तक में देखो तो केवल नरेश लिखा गया, नरेश, है ना। तो दोस्तों नरेश आपको याद रख लेना है केवल, है ना, नरेश। ठीक है, तो यहां पर आपका बी नंबर बिल्कुल सही है, आग की हंसी रामदास मिश्र को उनकी किस कृति पर वर्ष 2015 के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो ये आपका आग की हंसी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर आग की हंसी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आग की हंसी, है ना। अगला क्वेश्चन है, आग की हंसी काव्य कृति पर रामदास मिश्र को वर्ष 2015 के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, ये आपको बताना है, ये आपको चयन करना है ना। वहां पर मिसप्रिंट है, लेकिन नरेश हैं, नकेनवाद में नरेश हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों वहां पर नरेश केवल दिया जाता, नरेश, है ना तो नरेश मेहता वहां पर दिया जाता है, लेकिन ऑप्शन में यहां पर नरेश मेहता दिया, उत्तर सी ही सही है, नरेश सही होता है ना। आग की हंसी काव्य कृति पर रामदास मिश्र को वर्ष 2015 के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। आग की हंसी के लिए उनके द्वारा रचित अन्य कृतियां हैं, कितने बजे हैं, बबूल और कैक्टस, है ना, बिना दरवाजे का मकान, पानी का प्राचीर, ठीक है, जल टूटता हुआ रात का सफर, 20 बरस, आकाश की छत, ठीक है, सूखता हुआ तालाब और दूसरे घर। ये सभी दोस्तों रामदास मिश्र के बारे में याद रख लेना। रामदास मिश्र को 2015 के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ये आपको समझना है। ठीक है, संशय की एक रात किसके संशय पर आधारित है? बढ़िया प्रश्न है। संशय की एक रात से प्रश्न आया है आपके लिए कि संशय की एक रात ये रचना किसकी है? संशय की एक रात ये रचना किसकी है? नरेश मेहता की या फिर दोस्तों किसकी है, ये आपको बताना है। हालांकि ये नरेश मेहता की रचना है, लेकिन ये किस पर आधारित है, संशय किस पर आधारित है, ये आपको चयन करना है। तो संशय की एक रात किसके संशय पर आधारित है?
तब उत्तर चला जाता है, बोले सर संशय की एक रात, ये जो है ये राम के संशय पर आधारित है, राम के, यानी कि आपका उत्तर चला जाता है ए की तरफ। ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। संशय की एक रात 1962 ईस्वी के रचनाकार नरेश मेहता है। इसमें युद्ध को लेकर राम के मन में उत्पन्न हुए संशय का वर्णन है ना। बाद में निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि युद्ध के सीता, है ना, युद्ध सीता के लिए नहीं बल्कि प्रजा के लिए, है ना, था या होना चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों इन्होंने ये आपको याद रख लेना, राम के मन में उत्पन्न हुए संशय का वर्णन इसमें किया गया है, ये आपको याद करना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर यहां पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों ये कि जगदीश गुप्त को किस सम्मान से विभूषित किया गया 1997 में। ये क्वेश्चन आया है, जगदीश गुप्त को 1997 में किस सम्मान से विभूषित किया गया। प्रश्न क्रमांक 11। जगदीश गुप्त को 1997 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया, विभूषित किया गया। ये 4 विकल्प हैं। जगदीश गुप्त के बारे में बताना है, नई पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था दोस्तों 1954 में जगदीश गुप्त ने, है ना। और यहां पर जगदीश गुप्त की जब भी बात आई है तो आपका उत्तर हो जाएगा 1997 में इन्होंने भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया गया इनके लिए, यानी कि राइट आंसर ए नंबर, भारत भारती सम्मान से, ठीक है। जगदीश गुप्त को 1997 में भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर गुप्त हिंदी साहित्य की नई कविता के प्रमुख कवि थे और उन्होंने सन 1954 में नई कविता नामक पत्रिका का संपादन किया था, है ना। नाव के पांव जगदीश गुप्त, शब्द दंश के रचनाकार कौन है तो जगदीश गुप्त, हेमबद्ध, है ना, छंद सती, गोपा गौतम, ये दोस्तों बोधि वृक्ष, संबूक, ये भी आपको याद रख लेना है, ये रचनाएं जगदीश गुप्त की है। निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो कर वक्तव्य का तात्पर्य क्या है। वक्तव्य का तात्पर्य आपको बताना, निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो कर वक्तव्य का तात्पर्य आपको चयन करना है। क्या है वक्तव्य का तात्पर्य, प्रश्न क्रमांक 12 में। और यहां पर आपका 12 का राइट आंसर आपको बताना था और बिल्कुल सही आंसर चला जाता है। बोले सर अपनी ही अंत शक्ति को ना समझ पाने से व्यर्थ भटकना कि निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो कर वक्तव्य का तात्पर्य है अपनी ही अंत शक्ति को ना समझ पाने से व्यर्थ भटकना, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है निज के ही उन्मादक परिमल को, ये तो आप समझ गए हैं दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन आपको चयन करना है, यहां पर लुकमान अली किसकी काव्य रचना है। ये लुकमान अली कई बार पूछी गई, अगर आपसे बनती है तो कमेंट में जरूर लिखें। और ऐसे कौन कौन से साथी हैं जिनको टीजीटी पीजीटी के मॉडल पेपर की जरूरत है, मॉडल पेपर जिनको लगाना, अभी तक आपने दोस्तों जितना भी पढ़ा है, आपके 125 नंबर का जो पेपर आना है उसी पेपर के आधार पर दोस्तों मॉडल पेपर 125 प्रश्नों का तैयार किया गया है ना। ये कोर्स दोस्तों आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं ऐप में जाकर के, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में आज ही लॉन्च हुआ है ये कोर्स। और लुकमान अली किसकी काव्य रचना है तो उत्तर हो जाता है सौमित्र मोहन की। किसकी काव्य रचना है, सौमित्र मोहन की एक काव्य रचना है लुकमान अली, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। लुकमान अली सौमित्र मोहन की काव्य रचना है। इनके काव्य कृतियां हैं दोस्तों निषेध पहचान, चाकू से खेलते हुए, जबकि मंगलेश डबराल ने पहाड़ पर लालटेन, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है इनकी दोस्तों। पहाड़ पर लालटेन के रचनाकार कौन है तो पहाड़ पर लालटेन के जो रचनाकार माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है दोस्तों पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल। तथा लीलाधर जगूड़ी ने नाटक जारी है नामक काव्य रचना की है, इसको भी अपन को याद रख लेना। फिर अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन आपको बताना है, प्रयोगवाद का जन्म तार सप्तक के प्रकाशन के साथ माना जाता है। प्रयोगवाद में प्रयोग को इष्ट नहीं साधन माना जाता है। प्रयोगवादी कविता ह्रासोन्मुख मध्य वर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। यह नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है। तो एक कथन असत्य है, इनमें से उसका उत्तर आपको चयन करना है। प्रश्न क्रमांक 14, कौन सा कथन असत्य है मयंक जी, अनीता जी, सुदामा जी, बाल गोविंद जी, कौन सा कथन असत्य है, ये आपके लिए मौका मिला है बताने का।
और आपका पता है सबसे नीचे आपका यहां पर एक दोस्तों विकल्प दिया है कि नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है, ये आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि नई कविता प्रयोगवाद का ही विकसित रूप माना जाता है और यहां पर दिया है नहीं है। नहीं है तो असत्य कथन भी कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है, यह कथन असत्य है। जबकि प्रयोगवाद के संबंध में सत्य कथन इस प्रकार से है कि प्रयोगवाद का जन्म तारसप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। प्रयोगवाद में प्रयोग इष्ट नहीं साधन माना जाता है। प्रयोगवादी कविता ह्रासोन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र प्रस्तुत करती है और नई कविता प्रयोगवाद का ही विकसित रूप है। इन तथ्यों को भी आपको अच्छे से याद करना है, इन तथ्यों को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपको यहां पर चयन करना है दोस्तों, ये आपकी स्क्रीन पर है। प्रतिबद्ध कविता के जनक कौन है? प्रश्न क्रमांक 15 में प्रतिबद्ध कविता के जनक कौन माने जाते हैं? श्याम परमार, अरुण कमल, प्रभाकर माचबे या फिर परमानंद श्रीवास्तव। प्रतिबद्ध कविता के जनक कौन माने जाते हैं? बढ़िया प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 15 है और 15 का आपका बिल्कुल सही। प्रतिबद्ध कविता के जो जनक माने जाते हैं, कमेंट में आने चाहिए, सभी लोगों का कमेंट आना चाहिए फटाफट से। प्रतिबद्ध कविता के जनक कौन है? तो बोले परमानंद श्रीवास्तव। अपन बोलते ना कि परमानंद के प्रति हम क्या हैं? बोले सर वास्तव में हम परमानंद के प्रति प्रतिबद्ध है, प्रतिबद्ध हैं। तो याद रख लेना हम किसके प्रति प्रतिबद्ध है? तो परमानंद के प्रति प्रतिबद्ध हैं, है ना। तो परमानंद से परमानंद श्रीवास्तव, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही है ना। कविता प्रतिबद्ध कविता के जनक परमानंद श्रीवास्तव, ये आपको याद रख लेना। लेखकों में व्यंग्यकार कौन है? मोहन राकेश, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, बेढब बनारसी, पांडे बेचन शर्मा, उग्र। लेखकों में व्यंग्यकार कौन है? ये आपसे पूछा गया और आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। लेखकों में जो व्यंग्यकार माने जाते हैं वो बेढब बनारसी। बेढब बनारसी यानी कि आपका जो सी नंबर है बेढब बनारसी, आपका बिल्कुल सही है। बेढब बनारसी व्यंग्यकार है। मोहन राकेश आधुनिकता बोध के नाटककार हैं, है ना। पांडे बेचन शर्मा उग्र हिंदी में प्रगति प्रकृतिवादी शैली के उपन्यासकार माने जाते हैं। ये भी आपको यहां पर याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से चयन करिए, जल्दी से बताइए, है ना। कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है, ये आप बताना है। क्षणवादिता, बौद्धिकता, अतिशय व्यक्तिकता या फिर मार्क्सवादी दर्शन। यानी कि प्रश्न क्रमांक 17 है और 17 में आपको नई कविता की विशेषता नहीं है, ये आपको चयन करना है। और बढ़िया प्रश्न है। अपन ने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था दोस्तों, क्या पढ़ा था कि नई कविता के बारे में पढ़ा था, प्रगतिवाद के बारे में पढ़ा था कि सर प्रगतिवाद की अगर बात करते हो तो प्रगतिवाद मार्क्सवाद से प्रभावित माना जाता है, मार्क्सवाद से प्रभावित माना जाता है। लेकिन जो नई कविता है ये मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं थी। और नई कविता की विशेषता नहीं है पूछा तो नहीं में आप लगाओगे मार्क्सवादी दर्शन, ये नहीं है, डी नंबर, है ना। मार्क्सवादी दर्शन नई कविता की विशेषता नहीं है, यह प्रगतिवाद की विशेषता है। जबकि क्षणवादिता, बौद्धिकता, अतिशय व्यक्तिकता, ये नई कविता की दोस्तों विशेषताएं मानी जाती हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपको बताना, साहित्यिक आंदोलनों के अग्रणी हैं। नकेनवाद नामक साहित्यिक आंदोलनों के अग्रणी माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं, ये आपको बताना है। नकेनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन के अग्रणी कौन माने जाते हैं? 18 में आंसर, और 18 में आपका बिल्कुल सही आंसर है कि नकेनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन के जो अग्रणी है वो अग्रणी है नलिन बलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता। यानी कि आपका जो विकल्प नंबर बी है वो बिल्कुल सही है, नरेश, है ना, ये नरेश हैं। ठीक है, नकेनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन के अग्रणी नलिन बलोचन शर्मा, केसरी कुमार, ठीक है, केसरी कुमार हैं और दोस्तों नरेश हैं। इनको याद रख लेना, केसरी कुमार और नरेश, है ना। ठीक है, इनको याद रखेंगे।
यहां पर दोस्तों एक लाइन और याद रखनी कि प्रपद्यवाद का प्रवर्तन नरेंद्र बिरोचन शर्मा ने सन 1956 में प्रकाशित नकेन प्रबद्ध संकलन से किया था, नरेंद्र बिरोचन शर्मा ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन मंगलेश डबराल की रचना है तो कौन सी है? मंगलेश डबराल की एक रचना जरूर पूछी जाती है हर एग्जाम में, है ना, और ये दोस्तों कई बार पूछा जाता है ना। तो मंगलेश डबराल की रचना आपको चयन करनी है और प्रश्न क्रमांक आपका 19 है और 19 में आपका बिल्कुल सही आंसर है मंगलेश डबराल की बात। सभी लोग लाइक जरूर करते रहिएगा दोस्तों, है ना। और यहां पर मंगलेश डबराल यानी कि पहाड़ पर लालटेन, है ना, पहाड़ पर लालटेन ये किसकी रचना है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो पहाड़ पर लालटेन के रचनाकार जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं मंगलेश डबराल, है ना। यानी कि ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि पहाड़ पर लालटेन के रचनाकार कौन है, तब आते मंगलेश डबराल, या मंगलेश डबराल की रचना कौन सी है, तो पहाड़ पर लालटेन। ठीक है, मंगलेश डबराल की रचना पहाड़ पर लालटेन है। जख्म पर धूल मलयच की रचना है। सुदामा पांडे की रचनाओं में सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, कल सुन्ना मजे सुदामा पांडे, संसद से सड़क तक, है ना, का से कबूतर, सुनो कारियर, उदय प्रकाश की रचनाएं हैं, है ना। तो ये आपको याद रखना, सुनो कारियर, ठीक है। और ये संसद से सड़क तक ये दोस्तों यहां तक किसकी है, ये है सुदामा पांडे की। बाकी का से कबूतर और सुनो कारियर ये उदय प्रकाश की रचनाएं मानी जाती हैं। कविता की तीसरी आंख, बढ़िया प्रश्न है, कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन है? प्रश्न क्रमांक 20, कविता की तीसरी आंख के रचनाकार आपको बताना है। प्रश्न 20 है, 20 का उत्तर आपको चयन करना है और यहां पर आपका राइट आंसर कविता की तीसरी आंख के जो रचनाकार हैं दोस्तों वो कौन है? प्रभाकर श्रोत्रिय, है ना। प्रभाकर श्रोत्रिय ये कविता की तीसरी आंख के रचनाकार हैं और उत्तर चला जाता है विकल्प नंबर सी की तरफ। सी नंबर आपका कविता की तीसरी आंख के रचनाकार प्रभाकर श्रोत्रिय आपका सही हो जाएगा। कविता की तीसरी आंख के रचनाकार प्रभाकर श्रोत्रिय हैं। इनकी अन्य कृतियां है कालयत्री, है ना, कालयत्री है कविता, संवाद, रचना एक यातना है आदि, ये सभी मानी जाती हैं। कविता की तीसरी आंख को भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहां पर हम देखने वाले हैं दोस्तों, इनको आपको याद करते जाना है। नवगीत दशक 1, 2, 3, नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन था? बताइए, अगर आपको पता है नवगीत दशक और नवगीत दशक में 1, 2, 3, नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन था, ये आपको बताना है। शंभुनाथ सिंह, अज्ञे, नरेश मेहता या फिर उमाशंकर तिवारी। नवगीत दशक 1, 2, 3 के संपादक कौन थे? चयन करिए प्रश्न क्रमांक 21 में। और सभी का बिल्कुल सही आंसर है नवगीत दशक 1, 2, 3 के जो रचनाकार हैं वो रचनाकार हैं शंभुनाथ सिंह। शंभुनाथ सिंह यानी कि आपका एक नंबर ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। नवगीत दशक 1, 2, 3 नवगीत अर्धसती शंभुनाथ सिंह की रचनाएं हैं, है ना। अज्ञे की काव्य कृतियां हरी घास पर क्षण भर, बाबरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, असाध्य बीणा, आंगन के पार द्वार, है ना। अज्ञे की इतलम चिंता। नरेश मेहता की बात करें तो बन पाखी सुनो, बन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, है ना। पिछले दिनों नंगे पैरों, मेरा समर्थ एकांत, उत्सवा, तुम मेरा मौन हो, देखना एक दिन अरण्या, संशय की एक रात, ये सभी दोस्तों किसकी मानी जाती हैं? नरेश मेहता की। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया, टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी रचना है, ये आपसे पूछा गया। सभी लोग लाइक जरूर कर देना। जिन भी साथियों को टीजीटी पीजीटी के मॉडल पेपर की जरूरत है, यानी कि आप भी चाहते हैं कि जैसा आपका पेपर होता है वैसा भी हम दोस्तों एक पेपर लगाएं, हमारे कितने नंबर आते हैं वो टेस्ट करें, और कौन सा आपका चैप्टर वीक है, किस चैप्टर में आपको वीकनेस लगती है, उस चैप्टर को आप अभी से बहुत अच्छा बना सकते हैं, है ना। तो एक अंदाज आपको हो जाएगा, एक अनुभव आपको हो जाएगा। 25 टेस्ट दोस्तों, 25 टेस्ट आपके लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे, है ना। और टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी काव्य कृति है, तो उत्तर चला जाता है केदारनाथ अग्रवाल की। केदारनाथ अग्रवाल यानी कि आपका डी नंबर केदारनाथ अग्रवाल बिल्कुल सही होगा। टॉलस्टॉय और साइकिल केदारनाथ सिंह की, केदारनाथ अग्रवाल सॉरी केदारनाथ सिंह है, केदारनाथ सिंह की रचना है, ठीक है। टॉलस्टॉय और साइकिल इसको याद रखेंगे। और दोस्तों इनके द्वारा लिखित अन्य रचनाएं हैं बाघ, यहां से देखो,
बनारस आदि, ये रचना इनकी मानी जाती है। लीलाधर जगोड़ी की रचना का नाम हुई बची हुई पृथ्वी। बची हुई पृथ्वी रात अब भी मौजूद है और नाटक जारी है। नाटक जारी है लीलाधर जगोड़ी, नाटक जारी है लीलाधर जगोड़ी, है ना। अगला क्वेश्चन है, अन्य है मेरे शब्द, ये किस कवि की कृति है? अन्य है मेरे शब्द, ये किस कवि की कृति है, ये आपको बताना है। स्वप्निल श्रीवास्तव की, रविंद्र श्रीवास्तव, आलोक श्रीवास्तव या फिर एकांत श्रीवास्तव। अन्य है मेरे शब्द किस कवि की कृति है, ये आपको बताना है। और उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा आपका डी, डी यानी कि एकांत। एकांत श्रीवास्तव आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, या डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अन्य है मेरे शब्द एकांत श्रीवास्तव, है ना। मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए स्वप्निल श्रीवास्तव। अमीन के लेखक कौन है? आलोक श्रीवास्तव। इनको याद रखना ना। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि काव्य संकलनों में से किसके कवि अरुण कमल हैं? अरुण कमल बताना है किसके कवि अरुण कमल हैं। सभी लोग लाइक जरूर करें दोस्तों, अपने मित्रों तक शेयर जरूर करते जाएं, है ना। ये क्लास रोज होती है अपनी 9 बजे और अपन दोस्तों बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। और निम्नलिखित काव्य संकलनों में किसके किसके कवि अरुण कमल हैं? तो उत्तर हो जाता है अपनी केवल धार। अपनी केवल धार यानी कि दोस्तों डी नंबर, डी नंबर आपका अपनी केवल धार बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अपनी केवल धार काव्य संकलनों के रचयिता अरुण कमल माने जाते हैं, है ना। इनकी अन्य रचनाएं दोस्तों नए इलाके, सबूत, जबकि चांद का मोटेड़ा, और दोस्तों ये तो मुक्तिबोध का काव्य संग्रह है चांद का मोटेड़ा, है ना, मुक्तिबोध का। मगध श्रीकांत वर्मा का है। सागर मुद्रा दोस्तों ये किसका? अज्ञे जी की रचना है, तो इनको भी अपन को याद रख लेना। इनमें से कौन नकेनवादी रचनाकार नहीं है? नकेनवादी रचनाकार कौन नहीं है ये बताइए। 25 यानी कि नकेनवादी रचनाकार आपको चयन करना है और आपका उत्तर चला जाता है। बोले सर नकेनवाद की अगर बात करोगे तो नहीं है, तो केदारनाथ सिंह नहीं है, बाकी नलिन बलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश ये माने जाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो आपका उत्तर सी नंबर बिल्कुल सही है। नकेनवाद लगभग प्रयोगवाद के साथ साथ चलने वाली काव्यधारा है। इसका स्वतंत्र आंदोलन के रूप में 1956 ईस्वी में सामने आया, है ना। और दूसरा नाम इसका प्रबद्धवाद है। ठीक है, ना कै ने केसरी कुमार, एक केसरी कुमार है दोस्तों, है ना, नरेश और नलिन बलोचन, ये सही है पूरा। ठीक है, इनको जबकि केदारनाथ सिंह प्रयोगवाद के तथा तीसरे सप्तक के कवि माने जाते। केदारनाथ सिंह के बारे में तो आपको पढ़ा ही होगा, केदारनाथ सिंह की रचनाएं भी अपन ने पढ़ी हैं दोस्तों, है ना। और अगला क्वेश्चन है, अगला बताना कवि धूमिल का पूरा नाम क्या था? कवि धूमिल का पूरा नाम क्या था ये आपको बताना है। चयन करिए, गोरख पांडे, सुधाकर पांडे, सुदामा पांडे या फिर इनमें से कोई नहीं। कवि धूमिल का पूरा नाम, कवि धूमिल के बारे में अपन पढ़ते हैं, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र अपन पढ़ते हैं, है ना, संसद से सड़क तक इनकी रचना पढ़ते हैं। किसकी? सुदामा पांडे धूमिल की। और आंसर आपका चला जाता है कि सर कवि धूमिल का जो पूरा नाम है वो नाम है सुदामा पांडे धूमिल, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य में कवि धूमिल का वास्तविक नाम सुदामा पांडे धूमिल है। संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र धूमिल द्वारा लिखे गए काव्य संग्रह हैं। किसान जनतंत्र, गांव एवं कुत्ता धूमिल की महत्वपूर्ण कविताएं भी मानी जाती हैं। प्रबद्धवाद किसका पर्याय है? प्रबद्धवाद किसका पर्याय है बताइए। 27 में प्रबद्धवाद किसका पर्याय माना जाता है? ऐसे कौन से साथी हैं दोस्तों जिन जिनको मॉडल टेस्ट पेपर की जरूरत है, टीजीटी पीजीटी की? 125 प्रश्न होंगे, है ना। 125 प्रश्न में आपके कितने नंबर आते हैं आपको आकलन करना है। ठीक है, तो यहां पर प्रबद्धवाद किसका पर्याय है? 27 का आंसर, और उत्तर चले जाता है आपका नकेनवाद, है ना। और बी नंबर नकेनवाद आपका राइट आंसर। प्रबद्धवाद को नकेनवाद भी कहते हैं। प्रबद्धवाद का प्रवर्तन नलिन बलोचन शर्मा ने किया था। बिहार के 3 कवि नलिन बलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश के नाम के प्रथम अक्षरों को आधार मानकर नकेन बनता है दोस्तों, है ना। आ कविता के प्रवर्तक आपको बताना है। आ कविता के प्रवर्तक कौन थे बताइए जल्दी से। और दोस्तों आपको बताना है
कि जो प्रयोगवाद के प्रवर्तक थे, प्रयोगवाद के प्रवर्तक वो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय थे, है ना, ये आपको बताना है। और आपको कमेंट में लिखना है आ कविता के प्रवर्तक कौन थे। मैंने आपको कई बार बताया है, और आ कविता के प्रवर्तक 28 में आपको चयन करना है। आ कविता दिया है यहां पर, आ कहानी नहीं दिया है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। आ कहानी की जब भी बात आती है तो गंगा प्रसाद बिमल की बात आती है, लेकिन आ कविता की जब भी बात आती है तो जगदीश चतुर्वेदी की बात आती है ना। तो यहां पर आ कविता जगदीश चतुर्वेदी, इसको याद रखेंगे। और दोस्तों यहां पर निम्न में से कौन प्रबद्धवादी कवि नहीं है, प्रबद्धवादी कवि नहीं है, ये आपको बताना। 28 में चयन करना नलिन बलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश या फिर गिरजा कुमार माथुर, है ना। कौन प्रबद्धवादी कवि नहीं है, ये चयन करिए सभी लोग। उत्तर क्या हो जाएगा, कौन प्रबद्धवादी कवि नहीं है 28। और बोले सर प्रबद्धवादी कविता की अगर कवि की बात करोगे तो नलिन बलोचन शर्मा तो है ही, केसरी कुमार तो है, नरेश है ना, और गिरजा कुमार नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाता है विकल्प नंबर डी, है ना। प्रबद्धवाद का प्रवर्तन नलिन बलोचन शर्मा ने सन 1956 ईस्वी में प्रकाशित नकेन के प्रबद्ध संकलन में किया। प्रबद्धवाद को नकेनवाद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बिहार के 3 कवि नलिन बलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश के नाम प्रथम अक्षरों को आधार मानकर नकेन बनता है ना। और प्रबद्धवाद और प्रयोगवाद में मूल अंतर यह है कि प्रबद्धवाद प्रयोग को साध मानता है, जबकि प्रयोगवाद प्रयोग को साधन मानता है ना। जबकि गिरजा कुमार माथुर तार सप्तक के कवि हैं तथा प्रयोगवादी काव्यधारा में ये आते हैं, इनको याद करना। अब दोस्तों यहां पर कुछ रचनाएं दी हैं, और कुछ रचनाओं में से आपको क्या करना है, इनको सुमेलित करना है। सुमेलित करिए, किसकी कौन सी रचना है ये आपको बताना है। मुक्ति प्रसंग, खुशबू के शिलालेख, अनुभव के आकाश में चांद और रेणुका, ये रचनाएं किसकी मानी जाती हैं, ये रचनाएं आपको बताई गई हैं। इन रचनाओं के बारे में आपको बताना है। और यहां पर अपन थोड़ा सा आप देख लो मुक्ति प्रसंग के रचनाकार कौन है। खुशबू के शिलालेख, है ना, खुशबू के शिलालेख, अनुभव के आकाश में चांद, ठीक है, और रेणुका, ये रचनाएं किसकी मानी जाती हैं। तो आपको पता ही है कि सर कौन सी रचना किसकी है। यहां पर एक कूट दिया था नीचे, इस कूट में से आपको चयन करना था, तो बी नंबर यहां पर सही हो जाता है दोस्तों। यानी कि यहां पर आपका जो बिल्कुल सही आंसर है कि मुक्ति प्रसंग ये राजकुमार चौधरी की रचना है ना। खुशबू के शिलालेख ये किसकी रचना है, ये दोस्तों भवानी प्रसाद मिश्र की है। अनुभव के आकाश में चांद लीलाधर जगूड़ी, रेणुका तो आपको पता ही है दिनकर की रचना है, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। यहां पर आते थोड़ा सा और यहां पर देखते हैं दोस्तों इसके बारे में। ये रचनाएं आपसे पूछी जाती हैं, आपसे पूछा जाता है कि मुक्ति प्रसंग के रचनाकार कौन है, राजकुमार चौधरी। खुशबू के शिलालेख के रचनाकार कौन है, भवानी प्रसाद मिश्र, है ना। फिर आपसे पूछा जाता है दोस्तों अनुभव के आकाश में चांद के रचनाकार कौन है, लीलाधर जगूड़ी। रेणुका एक किसकी रचना है, तो रामधारी से दिनकर की, है ना। और संशय की एक रात ये नरेश मेहता की रचना है। तो दोस्तों सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और रोज एक क्लास होती है अपनी 9 बजे, है ना। और इसी प्रकार से अपन अध्ययन करते हैं। और फिर आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, साय में धूप काव्य कृति के रचनाकार कौन है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 30 का आंसर। ये अपन कई बार पढ़े हैं। एक दोस्तों रचना आती है सीढ़ियों पर धूप में, है ना, सीढ़ियों पर धूप में, वो रघुवीर सहाय की रचना होती है। लेकिन यहाँ साय में धूप, साय में धूप आपसे पूछा गया, तब आपका इसका उत्तर आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 30 में साय में धूप के रचनाकार कौन है, आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। आपने बिल्कुल सही आंसर चयन किया है साथियों कि धूप, साय में धूप के जो रचनाकार हैं वो कौन है, दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार, यानी कि आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखेंगे, साय में धूप काव्य कृति के रचयिता दुष्यंत कुमार हैं। दुष्यंत कुमार को त्यागी या परदेसी, परदेसी नाम से जाना जाता है। याद रखते ना दोस्तों, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि त्यागी, है ना, दुष्यंत कुमार त्यागी या परदेसी, परदेसी नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको लगाना है दुष्यंत कुमार को, है ना। इनकी गजलें आपने पढ़ी होंगी दोस्तों। इनकी अन्य कृतियों में सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, जलते हुए बन का बसंत, है ना, ये याद रख लेना। सूर्य का स्वागत तो कई बार पूछा गया, दुष्यंत कुमार की रचना जो है
कई बार पूछी गई और दोस्तों इन्हें त्यागी और परदेसी कहते थे, ये आपको बहुत बढ़िया और महत्वपूर्ण है ना। जबकि नरेश मेहता की बात करें द्वारा, तो नरेश मेहता में दोस्तों आपको याद रख लेना, वन पाखी सुनो, वन पाखी सुनो, ये पाखी है, वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, चैत्या उत्सवा, ये दोस्तों नरेश मेहता की रचना है। रघुवीर सहाय की बात करें तो सीढ़ियों पर धूप में, सीढ़ियों पर धूप में, ये रघुवीर सहाय की रचना है ना। आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय, बिल्कुल सही है। हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं कुछ पते कुछ चिट्ठियां, ये रघुवीर सहाय की रचना है। इनको याद रखेंगे तब तक आप अगले क्वेश्चन का उत्तर बताएंगे। जब तक मैं बताता हूं आपको कि दोस्तों धर्मवीर भारती की बात करें तो इनका ठंडा लोहा, अंधा युग, कनुप्रिया, सात गीत वर्ष और देशांतर, ये जो रचनाएं हैं, ये रचनाएं किसकी हैं दोस्तों? धर्मवीर भारती की, है ना। आपको पता होगा कि ये ठंडा लोहा जो है कई बार पूछा गया, ये कनुप्रिया भी पूछी गई दोस्तों। तो इनको बिल्कुल सीधा सीधा सा पढ़ना है धर्मवीर भारती की रचनाओं को। बोले सर धर्म की शरण में आते ही लोहा कितना भी गर्म हो ठंडा लोहा हो जाता है। अंधा युग, धर्म के बिना अंधा है युग, धर्म कानों को प्रिय लगता है ना। बोले हम सात गीत वर्ष, वर्ष में सात गीत गाते हैं, काय के? धर्म के, धर्म के सात गीत गाते हैं वर्ष में, और देशांतर, ये सारी की सारी रचनाएं किसकी हैं? तो आपका उत्तर हो जाता है धर्मवीर भारती की, है ना। फिर आपसे पूछा जाता है संसद से सड़क तक। दोस्तों संसद से सड़क तक, ये रचना तो अपन ने कई बार पढ़ी है कि सर संसद से सड़क तक धूल मिल, है ना, धूल ही धूल मिलती है, बोले सर तो धूमिल, धूमिल इनको याद रख लेना। धूमिल इनका उपनाम माना जाता है दोस्तों, किसका? सुदामा पांडे धूमिल, सुदामा पांडे धूमिल, है ना। तो सुदामा पांडे का प्रजातंत्र आपने पढ़ा होगा, है ना। संसद से सड़क तक इनकी रचनाएं पढ़ी होंगी। ये रचनाएं हमेशा पूछी जाती हैं दोस्तों। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र और कल सुनना मुझे, कल सुनना मुझे, ये धूमिल की रचनाएं हैं और संसद से सड़क तक तो कई बार पूछी गई, है ना। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र भी कई बार पूछी गई और कल सुनना मुझे, ये रचना भी धूमिल की मानी जाती है। और धूमिल का वास्तविक नाम भी कई बार पूछा गया, तो धूमिल का वास्तविक नाम है सुदामा पांडे धूमिल, सुदामा पांडे धूमिल, है ना। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नई कविता के प्रवर्तक आपको बताना है कौन है। प्रश्न क्रमांक 32, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर घनानंद। यानी कि प्रश्न क्रमांक 32 में आपको चयन करना है। नई कविता के प्रवर्तक आपको बताना है कौन माने जाते हैं, नई कविता के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, ये आप बताएंगे। और आपका बिल्कुल सही आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? और यहां पर दोस्तों जो ऑप्शन है नई कविता के प्रवर्तक के रूप में, है ना, ठीक है। विकल्पानुसार अगर बात करेंगे दोस्तों तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र, विकल्पानुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र सही हो जाएगा। इसके बारे में हम देखते हैं, है ना। विकल्प अनुसार नई कविता के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनको अपन देखते हैं क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम ब्रज भाषा काव्य के स्थान पर खड़ी बोली में कविता लिखा। अतः दिए गए विकल्प के अनुसार विकल्प सी सही उत्तर होगा। जबकि नई कविता जो ये युग है, नई कविता, है ना, नई कविता के प्रमुख गीतकार डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त माने जाते हैं। ये तो सभी को पता है कि 1954 में सर नई कविता पत्रिका की शुरुआत हुई, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन हुआ था, है ना, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। और दोस्तों इसी नई कविता पत्रिका के साथ नई कविता का उदय माना जाता है ना। तो आपको पता होगा कि नई कविता का सबसे पहले प्रयोग तो अज्ञेय जी ने किया था, लेकिन नई कविता के प्रवर्तक डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त माने जाते हैं, है ना। और दोस्तों 1954 में नई कविता पत्रिका का प्रकाशन हुआ था, लेकिन यहां पर विकल्प कुछ और था कि नई कविता के प्रवर्तक कौन थे। उत्तर सी नंबर भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन्होंने नई कविता लिखी थी दोस्तों, है ना। ये इस प्रकार से क्वेश्चन अलग टाइप से पूछा गया था, इसलिए विकल्प अनुसार उत्तर वो सी था। बाकी दोस्तों ऑप्शन में अगर जगदीश चंद्र गुप्त होता तो आपका उत्तर जगदीश चंद्र गुप्त ही आपका सही होता, है ना। नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? नए इलाके में बताना है किसकी काव्य कृति है। बोधिसत्व की, विनोद कुमार शुक्ल की, अरुण कमल की या उदय प्रकाश की। अपन ने कैसे याद किया था? नए इलाके में। चयन करिए सभी लोग और उत्तर बताइए। बिल्कुल राइट आंसर
बोले सर हम नए इलाके में क्या खिलाएंगे, कमल खिलाएंगे। क्या खिलाएंगे, कमल। तो नए इलाके में हमें क्या खिलाना है, कमल खिलाना है, कमल। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा आपका अरुण कमल। क्या हो जाएगा, अरुण कमल। यानी कि आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, नए इलाके में कमल खिलाएंगे। तो डी अरुण कमल बिल्कुल राइट है। नए इलाके में अपनी केवल धार, पुतली में संसार सबूत आदि समकालीन कवि अरुण कमल की काव्य कृतियां हैं। का से कबूतर, सुनो कारीगर, ये उदय प्रकाश की काव्य कृति हैं दोस्तों, सुनो कारीगर और का से कबूतर। बाकी अरुण कमल की रचना कई बार पूछी गई, नए इलाके में कमल खिलाएंगे, कमल। तो कमल से बनेगा अरुण कमल, ऐसे अपन ने याद कर लिया था। ठीक है, नए इलाके में कमल। अब यहां पर आते हैं अगले प्रश्न की ओर, चर्चा करते हैं कि अपना अगला प्रश्न कौन सा है। ये रहा आपका अगला प्रश्न, मगध कविता संग्रह के रचयिता कौन है। मगध कविता संग्रह के रचयिता आपको चयन करना है। प्रश्न है आपका 34 और 34 में आपको आंसर बताना है, उत्तर क्या हो जाएगा। सभी लोग चयन करें। मगध कविता, मगध कविता संग्रह के जो रचनाकार हैं वो कौन माने जाते हैं, इसका उत्तर आपको बताना है। और मगध में आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा श्रीकांत वर्मा। श्रीकांत वर्मा, यानी कि आपका जो बी नंबर है श्रीकांत वर्मा, वो बिल्कुल सही है। मगध कविता संग्रह के रचयिता है श्रीकांत वर्मा। मगध, जलसाघर, दर्पण, माया, भटका मेघ, दिनारंभ आदि नई कविता के समकालीन कवि श्रीकांत वर्मा की रचनाएं हैं, है ना। सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध, आत्महत्या के विरुद्ध, ठीक है। हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, इतिहास पुरुष, की रचना किसकी है, रघुवीर सहाय की। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका बताना है कि कौन सी रचना धर्मवीर भारती की है। धर्मवीर भारती की रचनाएं पूछी जाती हैं दोस्तों, और कई बार पूछी जाती हैं। तब आपका 35 का राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, ठंडा लोहा नहीं है पूछा गया। कौन सी नहीं है, नहीं है बताना है, तो कौन सी नहीं है। अब तो आपको धर्मवीर भारती की रचना रट गई हैं। बोले सर कैसे रट गई, बोले लोहा ठंडा हो जाता, कितना भी लोहा गर्म हो, जब धर्म की शरण में आता है तो लोहा ठंडा हो जाता है ना। 7 गीत, बोले वर्ष में 7 गीत हमने धर्म के गाए, धर्म के गाए तो धर्मवीर भारती। कानों को प्रिय लगता है धर्म, तो धर्मवीर भारती। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती। फिर कौन सा सही हो जाएगा आपका, आपने बिल्कुल सही चयन किया। बोले सर सूर्य का स्वागत, ये रचना तो दुष्यंत कुमार की रचना अपन ने पढ़ी थी, है ना, सूर्य का स्वागत, इसको याद रख लेना। ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनु प्रिया, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, अंधा युग, देशांतर, चांद और टूटे हुए लोग, पसयंती, ठेले पर हिमालय, है ना, कहनी अनकहनी आदि धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। जबकि दोस्तों आपने पढ़ी होंगी, कौन सी, अपन ने पढ़ा था कि सूर्य का स्वागत ये जो रचना है ये दुष्यंत कुमार की है। आवाजों के घेरे दुष्यंत कुमार की रचना है। जलते हुए पवन का बसंत दुष्यंत कुमार की रचना है। साए में धूप, है ना, ये भी दुष्यंत कुमार की है। मगध पुस्तक के लेखक फिर से आपसे पूछ लिया गया, यानी कि ये जो मगध है ये पूछा ही जाता है, ये जो मगध रचना है दोस्तों ये पूछी जाती है। अब आपको चयन करना 36 में कि मगध के रचनाकार कौन है, तो मगध के रचनाकार हो जाते हैं श्रीकांत वर्मा। यानी कि आपका जो ए नंबर है श्रीकांत वर्मा वो बिल्कुल सही है। श्रीकांत वर्मा, रघुवीर सहाय, दूधनाथ सिंह, धूमिल, है ना, सुदामा पांडे इनका पूरा नाम था, लीलाधर जगूड़ी, विष्णु खरे, विश्याम विमल, परमानंद श्रीवास्तव, अरुण कुमल, यश मालवी आदि 1960 के दशक के बाद की हिंदी साठोत्तरी कविता, साठोत्तरी कविता या समकालीन कविता के प्रमुख कवि माने जाते हैं दोस्तों, जो अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। साठोत्तरी कवि के कविता के बारे में पढ़ा है। साठोत्तरी रचनाएं कौन कौन सी है, समकालीन रचनाएं कौन कौन सी हैं, साठोत्तरी आंदोलन को बहुत अच्छे से अपन ने देखा है। फिर अगला क्वेश्चन है बलदेव खटीक किसकी कविता है, यानी कि 37 बलदेव खटीक किसकी रचना, किसकी कविता है, धूमिल की, लीलाधर जगुड़ी की, बलदेव बंसी की, या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी कि आपका 37 में आंसर आपको चयन करना है कि बलदेव खटीक किसकी कविता मानी जाती है, उसका उत्तर क्या हो जाएगा, है ना। उत्तर 37 का उत्तर आपको चयन करना है कि बलदेव खटीक किसकी कृति है,
और यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा लीलाधर जगुड़ी। लीलाधर जगुड़ी यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। बलदेव खटीक किसकी कविता है? लीलाधर जगुड़ी की। ठीक है, वेरी गुड। यहां पर बलदेव खटीक के बारे में आपको पढ़ना है। इस व्यवस्था में समकालीन हिंदी कविता के कवि लीलाधर जगुड़ी की कविता है, इसको याद रखेंगे। रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी तथा नाटक जारी है, ये रचनाएं भी आपको पढ़ना है दोस्तों। ये किसकी रचनाएं हैं? लीलाधर जगुड़ी की। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन है आत्मजयी के लेखक कौन माने जाते हैं? आत्मजयी के लेखक आपको चयन करना है और 38 का आंसर आपको बताना है। राइट आंसर क्या है? आत्मजयी के लेखक कौन माने जाते हैं? कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार, है ना, या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं, या रघुवीर सहाय। 38 का आंसर। और आत्मजयी के लेखक आपको बताना था, और आत्मजयी के जो आपके लेखक माने जाएंगे वो लेखक माने जाएंगे कौन? कुंवर नारायण। कौन माने जाएंगे? कुंवर नारायण। और ये नंबर जो है आपका आत्मजयी, ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर कुंवर नारायण तो आपको सभी को पता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे यहां पर कि आत्मजयी नामक काव्य कृति के रचयिता, नई कविता के प्रमुख कवि कुंवर नारायण, है ना। कंठोपनिषद दोस्तों के नचेता प्रसंग पर आधारित, है ना, कौन सी? आत्मजयी। और ये आत्मजयी तो कई बार पूछी गई कि आत्मजयी के जो रचनाकार माने जाते हैं वो माने जाते कुंवर नारायण। इनको हमें याद रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों आपको पता ही है दुष्यंत कुमार की रचना है सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, जलते हुए पवन का बसंत, साय में धूप, है ना, सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, है ना, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये रघुवीर सहाय की रचना है। लोग भूल गए हैं, कौन कौन सी? यहां से सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं। इन रचनाओं को याद करना है। अगला क्वेश्चन आपको बताना कि अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार कौन माने जाते हैं? केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, या फिर अरुण कमल। अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार कौन है? 39 का आंसर आपको चयन करना है। अपनी केवल धार काव्य संकलन के जो रचनाकार माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, ये आपसे बताया गया और आपका राइट आंसर हो जाएगा अपनी केवल धार। अपनी केवल धार के रचनाकार जो माने जाते हैं वो माने जाते अरुण कमल, है ना, अरुण कमल। अपनी केवल धार काव्य संग्रह के रचयिता अरुण कमल हैं। सबूत तथा ग्रहण, है ना दोस्तों, ग्रहण 3 अरुण कमल द्वारा रचित अन्य काव्य कृतियां हैं। फूल नहीं रंग बोलते, बसंती हवा, माझी ना बजाओ बंसी नामक कृतियां के प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल। और केदारनाथ अग्रवाल के बारे में तो आपको पता ही है कि सबसे ज्यादा रचना इनकी पूछी जाती फूल नहीं रंग बोलते हैं, और ये प्रगतिवादी कवि है ना। कुआनो नदी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और कुआनो नदी, ये आपको पता है कि कुआं और नदी का क्या करना है? सर्वे करना है। फिर आपको बताना है दोस्तों निम्न में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं? दुष्यंत कुमार आप चयन करिए, किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं? अपनी केवल धार, खूंटियों पर टंगे लोग, साय में धूप और युग धारा। किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार माने जाते हैं? चयन करिए। 40 का उत्तर आपको चयन करना है। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं? और आपने बिल्कुल सही आंसर लगाया कि सर साय में धूप। साय में धूप यानी सी नंबर। इस कृति जो है ये दुष्यंत कुमार की, साय में धूप नामक कृति के रचनाकार नई कविता के कवि दुष्यंत कुमार हैं। सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे में, जलते हुए वन का बसंत दुष्यंत कुमार रचित इस दोस्तों कविता संग्रह हैं। इनको याद रखेंगे। एक कंठ बिस्पाई इनकी कई बार पूछी गई रचना है दोस्तों, है ना। ये दोस्तों क्या है? काव्य नाटक है एक कंठ बिस्पाई, एक कंठ बिस्पाई। बाकी खूंटियों पर टंगे लोग, है ना, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। युग धारा के रचनाकार तो नागार्जुन है। नागार्जुन को आपको क्या है? नागार्जुन दोस्तों ये माने जाते हैं प्रगतिवादी कवि माने जाते हैं नागार्जुन। और नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? तो कई बार पूछा गया, वैद्यनाथ। ठीक है, नेक्स्ट है कौन नवगीत के प्रसिद्ध और नायक कवि हैं? नवगीत के प्रसिद्ध और नायक कवि बताना है कौन है? वीरेंद्र मिश्र, दुष्यंत कुमार, भवानी प्रसाद मिश्र, या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना।
कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि माने जाते हैं? नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि। नवगीत आपने पढ़ी है और नवगीत में आपसे पूछा गया कि प्रसिद्ध उन्नायक कवि कौन है, तब आपने बिल्कुल बहुत सही और आंसर बताया है। कौन सा? वीरेंद्र मिश्र। ये क्वेश्चन कई बार आया है, नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि कौन है, और आपने टिक लगाया है कि वीरेंद्र मिश्र, यानी कि आपका जो एक नंबर है, ये नंबर है वो बिल्कुल सही है। आधुनिक हिंदी साहित्य में नई कविता, नई कहानी तथा नई आलोचना की भांति 1950 ईस्वी के आसपास नवगीत परंपरा का सूत्रपात हुआ। नवगीत के रचनाकारों ने अपने गीतों का नवगीत, नया गीत, प्रगीत, अगीत, कबीर गीत, लोकगीत आदि भागों से अभिहित किया, और नवगीत काव्य परंपरा के उन्नायक कवियों में वीरेंद्र मिश्र, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, त्रिलोचन शास्त्री, है ना, त्रिलोचन शास्त्री, सोम ठाकुर, मुद्रा राक्षस, चंद्रमौली उपाध्याय, देवेंद्र कुमार, रविंद्र भरमर, ये सभी माने जाते हैं दोस्तों काय के लिए? ये माने जाते हैं नवगीत। नवगीत काव्य विधा से संबंधित माने जाते हैं। विजय नारायण माने जाते हैं, राजेंद्र किशोर, जगदीश गुप्त माने जाते हैं। कभी यहां से अगर क्वेश्चन आपके लिए पूछा जाए कि निम्न में से बताइए कौन सा नवगीतकार माना जाता है या नवगीत विधा से संबंधित है, तब एक कवि जो है आपके काम में आएंगे, संशय की एक रात। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न है 42 में। संशय की एक रात की आपको बताना है लेखक कौन है? मुक्तिबोध, श्रीकांत वर्मा, धूमिल या फिर नरेश मेहता। 42 का आंसर संशय की एक रात के लेखक कौन माने जाते हैं? चयन करना है आपको, और आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है कि संशय की एक रात। और संशय की एक रात तो कई बार पूछी भी गई है और आप लोगों को पता भी है। पता है तो बिल्कुल सही आंसर, उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा नरेश मेहता, यानी कि संशय की एक रात के रचनाकार हो जाते हैं नरेश मेहता, यानी डी नंबर। डी नंबर आपका नरेश मेहता बिल्कुल सही है। संशय की एक रात तथा समय देवता नरेश मेहता द्वारा रचित काव्य कृतियां हैं। और संशय की एक रात में समुद्र पुल बंध जाने के पश्चात राम के मन के संशय को चित्रित किया गया। तो यहां पर एक क्वेश्चन भी आया है दोस्तों कि संशय की एक रात में किसके संशय को प्रस्तुत किया गया? तो राम के संशय को। किसके? राम के संशय को, है ना। और दोस्तों इनको याद रख लेना, संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये रचनाएं तो किसकी हैं? ये सुदामा पांडे धूमिल की रचनाएं हैं। संसद से सड़क तक और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और अगला देखो, चांद का मोह टेढ़ा मुक्तिबोध का प्रथम काव्य संकलन माना जाता है। चांद का मोह टेढ़ा मुक्तिबोध, है ना। अगला क्वेश्चन है, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? प्रमुख प्रवृत्तियां यानी कि 43 का आंसर। नई कविता के बारे में अपन ने पढ़ा कि नई कविता पत्रिका का प्रकाशन हुआ था 1954 में, और दोस्तों जगदीश चंद्र गुप्त नई कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं। फिर आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? बताइए, सरसता, चपलता, दृढ़ता या फिर उन्मुक्तता। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां आपको चयन करना और 43 का आंसर बताना। और आपने बिल्कुल सही आंसर चयन किया है कि जो नई कविता की प्रवृत्तियां यानी कि विशेषताएं जो है वो उन्मुक्तता, है ना। उन्मुक्तता, इसको आपको याद रख लेना, ये नई कविता की विशेषता मानी जाती है। और दोस्तों नई कविता भारतीय स्वतंत्रता के बाद लिखी गई। उन कविताओं को कहा गया जिनमें परंपरागत कविता से आगे नए भावबोधों की अभिव्यक्ति के साथ नए मूल्यों, नए शिल्प विधान का अन्वेषण किया गया। और यह भी कहा जा सकता है कि प्रयोगवाद के बाद किन्हीं कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे नई कविता कहा गया, ये आपको याद रख लेना। और नई कविता में किस भाषा के शब्दों को लिया गया, ये आपको बताना। किस भाषा के शब्दों को लिया गया नई कविता में? प्रश्न क्रमांक 44 ऐसा भी क्वेश्चन बनता है। अंग्रेजी, लोक भाषा, आधुनिक हिंदी भाषा या फिर विदेशी भाषा। नई कविता में किस भाषा के शब्दों को लिया गया? अब दोस्तों आपने देखा होगा कि नई कविता यानी कि दोस्तों 1954 में जब नई कविता पत्रिका का प्रकाशन माना जाता है तो यहीं से नई कविता का उदय भी माना जाता है। जगदीश चंद्र गुप्त इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। नई कविता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था अज्ञे ने। तो अब जब आधुनिक काल में दोस्तों ये चल रहा है तो आधुनिक हिंदी भाषा का प्रयोग ही इसमें होगा। किस भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया? तो वो किया गया आधुनिक हिंदी भाषा के शब्दों का, यानी कि उत्तर चला जाता है आपका विकल्प नंबर बी की तरफ, और बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। नई कविता में
आधुनिक हिंदी भाषा के शब्दों को लिया गया। प्रयोगवाद के बाद हिंदी साहित्य में जो नवीन धारा प्रवाहित हुई उसे नई कविता के नाम से जाना जाता है। इसको आपको याद रख लेना। हिंदी में आ कविता का प्रवर्तक किसे माना जाता है? आ कविता आपसे पूछा गया, ठीक है, आ कविता पूछा गया, ना कि आ कहानी। आ कविता भी है और आ कहानी भी है। यहां पर आ कविता आपसे पूछा गया, तो आ कविता के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? आ कविता भी आपने पढ़ा है और आ कहानी भी आपने पढ़ा है ना। यहां पर 4 विकल्प हैं, 45 का आंसर बताना। यहां बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि आ कहानी या आ कविता, है ना। और दोस्तों यहां पर आ कविता पूछा गया, तो आ कविता के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? आपने जो उत्तर लगाया है वो बिल्कुल सही लगाया है, जगदीश चतुर्वेदी। ये आ कविता के प्रवर्तक हैं, आ कविता के प्रवर्तक, ठीक है, इनको याद रख लेना। जबकि दोस्तों आपको पता है कि आ कहानी के प्रवर्तक कौन है, वो भी आपको कमेंट में लिखना है। आ कहानी के प्रवर्तक कौन है? हिंदी में आ कविता प्रवर्तक जगदीश चतुर्वेदी को माना जाता है। इनको अपन को याद रख लेना। बाकी दोस्तों आ कविता से संबंधित और भी है, श्याम परमार, गंगा प्रसाद जी है ना, और धूमिल हैं, लीलाधर जगूड़ी है, मणिका मोहिनी, कैलाश वाजपेयी, ये आ कविता से संबंधित हैं। आ कविता की विशेषताओं को हम पढ़ेंगे। उसके पहले एक चैलेंज प्रश्न आपके लिए कि आ कहानी के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? आ कहानी के प्रवर्तक बताना है। जबकि सृजनात्मक दृष्टि की अपेक्षा ध्वंस को महत्व दिया गया आ कविता में, है ना। फिर दोस्तों संगठन की अपेक्षा विघटन आ कविता में, सूक्ष्म तत्व की अपेक्षा शारीरिक भोग को महत्व दिया गया, ग्रामीण जीवन की अपेक्षा नगरीय कुंठाओं का प्राकाट्य है ना। और दोस्तों समाज के स्थान पर व्यक्ति को महत्व दिया गया। इनको आपको चयन करना है। ये आ कविता की विशेषताएं हैं। और दोस्तों आपको बताना है कि आ कविता के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। बताइए कौन कौन को पता है? अगर जिसको पता है वो जल्दी से बताइए आ कविता। और यहां पर आ जाते हैं अगला क्वेश्चन, आत्मजयी किसकी रचना है? आत्मजयी ये तो कई बार पूछा गया, है ना। अब यहां पर दो चीजें हैं, जगदीश चतुर्वेदी आ कविता और आ कहानी के गंगा प्रसाद बिमल, ठीक है। आ कहानी के गंगा प्रसाद बिमल ही माने जाते हैं, याद रख लेना। और दोस्तों आ कविता के कौन माने जाते हैं? आ कविता के माने जाते हैं जगदीश चतुर्वेदी, ठीक है। अब आत्मजयी किसकी रचना है बताइए? आ कहानी के महीप से नहीं है, महीप से तो सचेतन के हैं। तो यहां पर आत्मजयी किसकी रचना है? तो ये तो बिल्कुल सरल है कि सर आत्मजयी के रचनाकार हैं कुंवर नारायण, यानी कि सी नंबर कुंवर नारायण आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है। यह एक खंड काव्य है और दोस्तों एक कठोपनिषद को आधार बनाकर लिखा गया, ये भी आपको याद रख लेना, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे बनेगा कि निम्न में से बताइए कौन सी रचना कठोपनिषद पर आधारित है ना। तो आपको बताना है कौन सी आत्मजयी, इसके रचनाकार कौन है? तो आपको बताना कुंवर नारायण, है ना। भय भी शक्ति देता है किसका काव्य संग्रह है? बताइए भय भी शक्ति देता है ये किसका काव्य संग्रह है? नरेंद्र मोहन का, उदय प्रकाश का, जानकी वल्लभ शास्त्री या फिर लीलाधर जगूड़ी? साथियों क्या हो रहा है, आपका मॉडल पेपर लॉन्च किया गया है, टीजीटी पीजीटी का मॉडल पेपर लॉन्च किया गया। जिनको इसमें एडमिशन लेना मॉडल पेपर में, इसमें हिंदी साहित्य के क्वेश्चन रहेंगे लगभग 70 के आसपास, व्याकरण के भी क्वेश्चन रहेंगे इसमें दोस्तों 30-35 के आसपास, और इसमें संस्कृत के क्वेश्चन भी रहेंगे 20 के आसपास, है ना। तो इस प्रकार से पूरा मॉडल पेपर 125 प्रश्नों का ये मॉडल पेपर का जो कोर्स है वो लॉन्च हो गया है। 5 तारीख तक ये मात्र 400 रुपए में इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद इसका प्राइस भी दोस्तों बढ़ेगा और ये ऑफर मात्र 73 ऑफ का ऑफर है आपके लिए 5 तारीख तक, ठीक है। भय भी शक्ति देता है किसका काव्य संग्रह, ये पूछा गया था। तो भय भी शक्ति देता है कैसे? बोले सर जुगाड़ से। भय भी शक्ति देता है जुगाड़ से, है ना। अगर आपको कहीं भय लगे तो जुगाड़ से शक्ति कर लेना, जुगाड़ से। तो जुगाड़ से क्या बनेगा? जगूड़ी। अपन जुगाड़ कर लेते ना किसी भी चीज का, है ना। तो
ये भय भी शक्ति देता है जुगाड़ से, तो लीलाधर जगूड़ी, लीलाधर जगूड़ी, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। भय भी शक्ति देता है जुगाड़ से, तो जगूड़ी है ना। काव्य संग्रह है शंखमुखी शिखरों, शंखमुखी शिखरों पर नाटक जारी है। और दोस्तों इस यात्रा में रात अभी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, ये माने जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है सदियों का संताप, ये किसकी रचना है? प्रश्न क्रमांक 48। सदियों का संताप किसकी रचना है? बालकर्ण शर्मा नवीन की, जयप्रकाश करदम, ओम प्रकाश वाल्मीकि, या फिर मोहनदास नेमिशराय। यानी कि 48 का आंसर 25 सेट होंगे, उसमें 25 सेट होंगे। सदियों का संताप किसकी रचना है? तो ये रचना है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। सदियों का संताप है ना, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस ओम प्रकाश वाल्मीकि सी नंबर, सदियों का संताप ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित काव्य संग्रह है। और इनके आप अन्य काव्य संग्रह है वह बस बहुत हो चुका, अब और नहीं, शब्द झूठ नहीं बोलते, जूठन शीर्षक से लिखित इनकी आत्मकथा। जूठन आपको पता है दोस्तों, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा कौन सी है? तो जूठन है ना। और दोस्तों अनेक भाषाओं में अनुवाद इसके हो चुके जूठन के, है ना। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा, या नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जूठन आत्मकथा किसकी है, तो आप बताओगे ओम प्रकाश वाल्मीकि, है ना। सदियों का संताप, सदियों का संताप ओम के जप से मिट गया। बोले सर सदियों का संताप था जो ओम के जप से मिट गया, ओम के, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि, ये बिल्कुल सही है। कामाध्यात्म की समस्या निम्न में से किस रचना में उठाई गई? बताइए, ये कामाध्यात्म की समस्या निम्न में से किस रचना में उठाई गई? 49। और कामाध्यात्म की, और बढ़िया प्रश्न है। और दोस्तों यहां पर जो समस्या निम्न में से किस रचना में उठाई गई, ये आपसे पूछा गया, तो उत्तर चला जाता है आपका कनुप्रिया। और कनुप्रिया ये किसकी रचना है? तो ये रचना है धर्मवीर भारती की। धर्म काय के लिए प्रिय लगता है? कानों के लिए प्रिय लगता है। इसको याद रख लेना। आ कविता में दो चीजें आती हैं, जगदीश चतुर्वेदी और श्याम परमार भी आ जाता है, रजनी जी, इसको याद रख लेना, ठीक है। यहां पर देखो आत्मजयी की कथा वस्तु निम्न में से किस पर आधारित है ना। तो ये बताइए आत्मजयी की कथा वस्तु निम्न में से किस पर आधारित है? आत्मजयी पूछ रही लिया ये कि आत्मजयी की कथा वस्तु निम्न में से किस पर आधारित है? छांदयोग उपनिषद पर, कठोपनिषद पर, या फिर कैनोपनिषद से, या फिर बृहदारण्यकोपनिषद से। तो आत्मजयी जो कि कुंवर नारायण की रचना है और ये किस पर आधारित है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर आपका राइट होगा कठोपनिषद, है ना। आत्मजयी की कथा वस्तु कठोपनिषद पर आधारित है और उत्तर चला जाता है विकल्प नंबर बी, है ना। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है दोस्तों, ये आपको याद रख लेना है। और अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे, जब तक मैं आपको कुछ और बताऊंगा। अगला क्वेश्चन जब तक आप उत्तर बताइए। कठोपनिषद पर आधारित रचना कुंवर नारायण की कौन सी है? आत्मजयी। नचिकेता प्रसंग का वर्णन, चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। आत्मजयी व बादशाह के बहाने, आत्मजयी व बादशाह के बहाने, ये दोस्तों खंड काव्य है कुंवर नारायण के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नाटक जारी है काव्य संग्रह की रचयिता कौन है? नाटक जारी है ना। नाटक जारी है किसका? बोले सर जुगाड़ से नाटक जारी है। काय से? जुगाड़ से। राजस्थान में चलता है जुगाड़, जुगाड़ चलता कहां पर? राजस्थान में। और बोले सर नाटक जारी है, काय से नाटक जारी है? मैंने कहा लाइट्स तो चली गई, नाटक कैसे जारी है? बोले सर जुगाड़ से। जुगाड़ से है तो लीलाधर जगूड़ी, लीलाधर जगूड़ी का ये दोस्तों नाटक जारी है। ये काव्य संग्रह के रचित लीलाधर जगूड़ी के माने जाते हैं, यानी कि डी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर देखते हैं अगले प्रश्नों को और भी पढ़ते हैं। ये आते हैं दोस्तों, नाटक जारी है ना। और लीलाधर जगूड़ी के शंखमुखी शिखरों पर, इस यात्रा में रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, भय भी शक्ति देता है ना। इनको याद रखेंगे। संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे,
और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। ये रचनाएं दोस्तों आपको सुदामा पांडे धूमिल की हैं, संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। इनमें से आपको पता है कि दोस्तों, ठीक है, पूछे ही जाते हैं। कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है? बताइए कौन सी नहीं है नई कविता की? नई कविता के बारे में, ठीक है, कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है? अनुभूति की प्रामाणिकता, नया भावबोध और नया शिल्प, छंदों का बंधन और क्षणवाद में विश्वास। और 42 कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है? ये आपसे पूछा गया और उत्तर चला जाता है छंदों का बंधन। छंदों का बंधन ये जो विशेषता है ये नई कविता की नहीं है दोस्तों। अनुभूति की प्रामाणिकता ये तो है, नया भावबोध और नया शिल्प बिल्कुल है, क्षणवाद में विश्वास ये भी है, लेकिन कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है ये आपसे अगर पूछा गया तो दोस्तों सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दी गई विशेषताओं में छंदों का बंधन नई कविता की विशेषता नहीं है, जबकि अन्य सभी नई कविता की विशेषताएं हैं। नई कविता धर्म, ईश्वर के अस्तित्व को पूर्णतः नकारती है। धूमिल का पूरा नाम बताइए, धूमिल का पूरा नाम क्या था? पूछ लिया गया, इतना अच्छा क्वेश्चन, सभी लोग लाइक जरूर कर देंगे। जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है मॉक टेस्ट में एडमिशन जरूर लें, है ना। और दोस्तों मॉक टेस्ट लगा के अपना अनुभव करें और किस प्रकार से आपको पढ़ाई करनी है, कौन से टॉपिक आपको वीक लग रहे हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। उन टॉपिक पर आप ज्यादा फोकस करिए, ठीक है। धूमिल का पूरा नाम क्या है? 53 का आंसर आपको चयन करना है और यहां पर 4 विकल्प हैं। धूमिल का पूरा नाम आपको बताना है और उत्तर चला जाता है। बोले सर धूमिल का पूरा नाम पूछा तो सरल क्वेश्चन है, सुदामा पांडे धूमिल। सुदामा पांडे धूमिल इनका आपका बिल्कुल सही है। और धूमिल की दोस्तों रचनाएं तो अपन ने पढ़ी हैं, संसद से सड़क तक दोस्तों, है ना। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये रचनाएं अपन कई बार पढ़ चुके हैं और ये आपको याद भी हो गई। कौन सी गीति काव्य की विशेषता नहीं है? कौन सी गीति काव्य की विशेषता नहीं है? इसका उत्तर आपको बताना है। संगीतात्मकता, कोमलकांत पदावली, वस्तु व्यापार वर्णन या फिर स्वानुभूति की अभिव्यक्ति। कौन सी गीति काव्य की विशेषता नहीं है ये बताइए सभी लोग। और 54 का आंसर गीति काव्य की विशेषता, है ना, आपको पता है कि प्रथम गीति काव्य करुणालय को माना जाता है। करुणालय गीति नाट्य माना जाता है ना। तो यहां पर आपका वस्तु व्यापार वर्णन, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। गीति काव्य की विशेषता नहीं है पूछा तो वस्तु व्यापार वर्णन यानी सी, ये आपका बिल्कुल सही है, ये विशेषता नहीं है। जबकि संगीतात्मकता, कोमलकांत पदावली एवं स्वानुभूति की अभिव्यक्ति गीति काव्य की ये विशेषताएं मानी जाती हैं। और फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्न रचना में से किस रचना के काव्य नायक राम है? किसके काव्य नायक राम है ये उत्तर आपको बताना है। किसके काव्य नायक राम है? सभी लोग एक बार लाइक जरूर करें। एक दोस्तों ये जो क्लास होती है रोज 9 बजे होती है, रोज 9 बजे हम पढ़ते हैं। रचनाओं में से आपको बताना है कि कौन सी रचना के काव्य नायक राम है। राम बताना है तो उत्तर क्या हो जाएगा? संशय की एक रात, विष्णु प्रिया, रश्मि रति या फिर कनु प्रिया। प्रश्न क्रमांक 55 का आंसर बताना है और 55 में आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है संशय की एक रात। संशय की एक रात की रचनाकार बताना है, 55 का आंसर चयन करना है और उत्तर चला जाता है कि दोस्तों काव्य नायक राम है। तो राम यानी कि संशय की एक रात के जो काव्य नायक हैं वो कौन है? राम है। और राम के संशय को इसमें बताया गया दोस्तों, है ना। ये भी कई बार पूछा गया और ये नंबर आपका बिल्कुल सही है ना। नरेश मेहता कृत संशय की एक रात काव्य के जो नायक हैं वो राम है और यह रचना राम कथा पर आधारित है। रश्मि रति दिनकर की, विष्णु प्रिया, है ना, रश्मि रति दिनकर की, विष्णु प्रिया मैथिली शरण गुप्त की, कनु प्रिया धर्मवीर भारती की। इन रचनाओं को भी आपको याद रखना है ना। और दोस्तों यहां पर अपन ने इतना सारा पढ़ लिया और इतनी सारी रचनाओं के बारे में देखा, नई कविता की महत्वपूर्ण जितनी भी चीजें हैं उनको अपन ने यहां पर देखा। अब ऐसे कौन कौन से साथी हैं जिन्होंने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया है? ऐप जरूर डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से जल्दी से। और दोस्तों
आपको क्या करना है, ये मॉडल पेपर जो लॉन्च हुआ है 25 मॉडल पेपर जो लॉन्च हुए हैं, ये कोर्स आपके लिए टीजीटी पीजीटी का एक कोर्स है, जिसमें हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण, संस्कृत, ये सारे प्रश्न आपके 125 नंबर के आपको मिलेंगे, है ना। इसमें आपको दोस्तों अपना चेक करना है कि आप कितने गहरे पानी में हैं, कौन सा टॉपिक आपको कमजोर लग रहा है, कौन सा टॉपिक के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि टाइम आपके पास और भी है। आप अभी से दोस्तों अपना आकलन कर लेते हैं कि कितने नंबर आपके 125 में से अभी आ रहे हैं और किस टॉपिक पर हमें और मेहनत करनी है। तो वो दोस्तों आप टेस्ट करके 5 तारीख तक 73% ऑफ 73 ऑफ में दोस्तों ये मात्र 400 रुपए में आप इसको परचेस कर सकते हैं, इसको आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है, इसमें प्रमोद जी, शोभनाथ, मैना, सुनीता जी, रीता जी, ठीक है, अनूप जी, सतीश जी, प्रिया, रेखा जी, मायाराम, रीता कांत जी, राजेश जी, नमन जी, बाल गोविंद, दारसू जी, ध्रुव जी, सभी को धन्यवाद। नमन कुमार जी, इसी प्रकार से देखते रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। ज्योति जी, अमिता, रेखा, रीता कांत जी, दारसू, राजेश जी, प्रमिला जी, प्रिया जी, मनीषा जी, हेमलता सिंह जी, वीडियो को शेयर जरूर करना है। नीतू जी, बिल्कुल, मायाराम, शिल्पी, सीता जी, मयंक जी, अमिता जी, उत्सव यादव जी, ठीक है, अमिता जी, संस्कृत पर भी फोकस करें, संस्कृत भी आपका आएगा, ठीक है। रजनी जी, राकेश कुमार जी, नेहा चौहान जी, अनामिका जी, गीता जी, मिथिलेश जी, राकेश, मास्टर अधिगम जी, कुशल परिवर्तन, संदीप जी, अभय जी, राजेश, किरण जी, मनीषा, राकेश जी, मुकेश, कमलेश जी, लालदास, शैलेश, प्रदीप जी, सुमन जी, नीतू जी और सोनू जी, सभी को धन्यवाद दोस्तों। जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है वो 5 तारीख के पहले ले सकते हैं। और दोस्तों हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स मात्र 1200 रुपए में आप इस कोर्स को पढ़ सकते हैं, जिसमें निचोड़ आने वाला है दोस्तों, अब है ना, पूरा निचोड़ आपका जूनियर टेट एग्जाम के लिए पूरा निचोड़ आपको मिलने वाला है, जो आपका पूरा संपूर्ण साहित्य से होगा। उसको मैं कलेक्ट करके आपको एक अलग फोल्डर में बना के वो आपको बताऊंगा, जो आपको 10 दिन पहले यानी कि 10 तारीख से पहले दोस्तों आपको पूरा वो कर दिया जाएगा एक फोल्डर में, उसको आप पढ़ते रहना, ठीक है। तो सभी साथियों को धन्यवाद आज के इस वीडियो के लिए दोस्तों, जय हिंद।